हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ उपन्यास जिसका नाम है कलेक्टर साहिबा। इसके 2 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, आप उनको भी देखें और सुनें और आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका 3rd पार्ट है पहली मुलाकात। मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीबीटी नगर के एक कॉफ़ी हाउस में हुई थी। कॉफ़ी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थीं। यंग क्राउड था। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूलों की बहुत सजावट खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफ़ेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्ने मल्लिका लग रही थीं। फेशियल प्रपोर्शन गोल्डन रेशियो के करीब, ढलवां ललाट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब जैसी पंखुड़ी जैसे होठ, गोल मटोल गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नज़र देख लेने भर से ही इतना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे वह परी सी लगी। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी कि वह मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। हालांकि वह थोड़ी चिंतित नज़र आ रही थी। गिरीश, आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वह कह रहे थे इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर से ना कटवाओगी? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए कहा, अच्छा यह बताओ अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा, याद होता तो अब तक आईएएस सेलेक्ट हो गए होते, एंजल ने व्यंग कसते हुए कहा। स्टेट सर्विस आरएएस का कुछ सोचा है? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह लक्ष्य है आईएएस। स्टेट पीसीएस, न कोई अदर एग्जाम। होठों को दांतों के बीच दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, सही कह रही हो। जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना, वरना नहीं करना। सही कह रही हो गिरी। अब मैं आईएएस के अलावा कोई फॉर्म नहीं फिल करूँगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उदस्त करते हुए यह बात कही। बात तो सही कह रही हूँ। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी सोच विचार कर एक बेहतर रणनीति, रोड मैप बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा इरादा कर लिया है तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों के ऊहापोह में भटकने नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जितने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर और विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है, मैंने लगभग मोटिवेशनल अंदाज में कहा। तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना आईएएस बनना और ऑफिसर बनना ही है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को कैरियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की संभावना बहुत ही कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है फिर भी। लेकिन जीवन में अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा। सही कहा। अपनी ज़िंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिल तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को तैयार रहते हैं
और जिनका आत्मविश्वास अडिग रहता है वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाता कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है। मैंने कहा, अक्सर लोग जीवन में सफल होने वाले अवसरों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन एक के बाद एक अवसर जाने के बाद वे उस पर अफसोस अवश्य जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम नहीं लेना छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम लेना नहीं है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने का एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का वह सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है कि आपको कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग न मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने की बजाय अपने भरोसे पर कायम रहें। नाकामयाब हो जाने पर भय किसी को नहीं सताता, लेकिन इसे खुद पर हावी होने से बचना चाहिए। यह ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर साहस का है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के रूप में, अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। यह नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा बार असफल हो रही होती हैं। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी न करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। मेरा तो पहला क्रश ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। तो मेरा तो यूपीएससी होगा ना। मैं तो गिरीश जी यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे तिकड़म लगाऊंगी, साम दाम दंड भेद। उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज़ में कहा। आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से कम भी नहीं। आजकल लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधा मिलाकर चलती हैं, यह होता है। बाहों में बाहें डालने का अर्थ कुछ और ही हो जाता है। इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखिए, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता। साम दाम दंड भेद की बात कर रही हो, मैंने व्यंग करते हुए कहा। कहा जाता है कि इंसान को जो पाना होता है उसे वह पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है ना, तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चलें, एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों से हामी भर दी। एंजल ने जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चलिए बाय, सी यू अगेन, मैंने जवाब दिया। दोस्तों, आपको ये भाग कैसा लगा और ये कहानी आपको कैसी लग रही है? आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।